नमस्कार। महर्षि वशिष्ठ ने एक ग्रंथ लिखा है पीयूष धारा, और उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया है, प्रत्यक्षम ज्योतिषः शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणौ। अर्थात ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष दिखने वाले ग्रहों की गणना के आधार पर रचा गया है। ये जो हमें आकाश में स्पष्ट ग्रह दिखते हैं उसके आधार पर ही ज्योतिष शास्त्र में फलादेश किया जाता है या भविष्यवाणी की जाती है। ये जो आकाश में स्पष्ट ग्रह हमें दिख रहे हैं वो ग्रह कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, वो मार्गी है या वक्री है, उस सभी चीज़ों का लाइव डेटा जहाँ से हमें मिल रहा है उस ग्रंथ का नाम है पंचांग। ऐसा समझ के चलिए कि समय की जो एनर्जी चल रही है, स्पेसिफिक एनर्जी, उस एनर्जी को हम किस तरह से यूटिलाइज कर पाए उसके लिए ग्रहों की स्थिति को जानना अति आवश्यक है। और ग्रहों की वह स्थिति का मार्गदर्शन या स्पष्ट ज्ञान हमें पंचांग से मिलता है। अब जैसा कि नाम खुद बता रहा है और वेदांग ज्योतिष में उसके लिए व्याख्या भी दी गई है, पंच अंग इति पंचांगः, अर्थात जिसके 5 अंग है उसको पंचांग कहते हैं। और वो 5 अंग है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। और उसके लिए रुक ज्योतिष में एक श्लोक दिया गया है, तिथि वारंच नक्षत्रम योगः करणमेव च यत्रे तत् पंचकम स्पष्टम पंचांग तन निगद्यते। अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 का जहाँ से स्पष्ट ज्ञान मिलता है उसको पंचांग कहते हैं। हम क्रमशः इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तिथि को। यह पंचांग का प्रथम अंग है। जैसे आज हम डेट को यूज़ करते हैं वैसे ही वेदांग ज्योतिष में चंद्र दिन को तिथि कहा गया है। अब ऐसा समझ के चलिए कि चंद्र जब हम आकाश में देखते हैं तो कभी वो बढ़ता है और कभी वो घटता है। उसके आधार पर तैत्तरीय ब्राह्मण में एक सूत्र दिया गया है, चंद्रमा वै पंचदशः, अर्थात चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और चंद्रमा 15 दिन घटता है। उसका अर्थ ये हुआ कि जब वो बढ़ता है उस पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है और जब वो घटता है उस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सो 15 और 15 मिला के 30 दिन एक चंद्रमास में होते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी सर्कल में 360 डिग्री होती है और हमारे पास 30 चंद्र दिन है। अगर हम 360 डिवाइडेड बाय 30 करें तो आंसर आएगा 12। तो जब सूर्य और चंद्र साथ में हो तब अमावास्या का दिन होता है एग्जैक्ट डिग्री पर। लेकिन जब सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री आगे बढ़ जाए तब प्रथम तिथि होती है। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि तभी होती है जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे चला जाए। जब वो 24 डिग्री आगे चला जाएगा तब द्वितीया डिग्री होगी, तब द्वितीया तिथि होगी। इन अ वेरी सेम वे जब चंद्रमा और सूर्य माँ के बीच 180 डिग्री का डिस्टेंस होगा तब पूर्णिमा होगी। ऐसे ही सब तिथि बनती है। और इसीलिए कभी कभार 2 तिथि होती है, कभी बार वृद्धि तिथि होती है, कभी बार क्षय तिथि होती है। यही कारण है कि कभी कभार हमारे 2 त्यौहार भी होते हैं। कभी कभार 2 विजयादशमी होती है, कभी कभार दिवाली अभी है और न्यू ईयर का दिन उसके 1 दिन के बाद आएगा। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुस्पष्ट गणित के आधार पर तिथि का नियमन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अब तिथि में आगे बढ़कर हमारे पुरातन वैज्ञानिक, दैट मीन्स हमारे ऋषि मुनियों ने ये जाना कि 5 तरह की तिथि होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इस तिथियों का उपयोग करके, मतलब कौन सी तिथि में कौन सा
काम करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिले, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो और हमारा सौभाग्य बढ़े, ये बताने का काम पंचांग करता है। और तिथि से क्या मिलता है उसके लिए रुक ज्योतिष में यह सूत्र दिया गया है, तिथेस्तु श्रियम आपनोति, अर्थात तिथि के ज्ञान से हमें श्री, लक्ष्मी या कल्याण की प्राप्ति होती है। पंचांग का जो दूसरा अंग है उसका नाम है वार, और उसके लिए वेदांग ज्योतिष में ये कहा गया है कि सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है उसको वार कहते हैं। सूत्र देखें, उदयात उदयम वारः। उसका अर्थ ये हुआ कि एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है उसको ही वार कहा गया है। 7 ग्रहों का संबंध 7 वार के साथ है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। इतना ही नहीं, अगर हमें वार का ज्ञान अच्छी तरह से आ जाए तो कौन से दिन किस तरह की प्रवृत्ति करनी चाहिए वो समझ के उस तरह का आयोजन करने से हमारे आयुष्य में वृद्धि हो सकती है, ऐसा रुक ज्योतिष में कहा गया है। आप रुक ज्योतिष का सूत्र देखें, वारात आयुष्य वर्धनम। वार के बारे में मेरे एक अन्य वीडियो भी है, मैंने प्रत्येक वार में कौन कौन सी प्रवृत्ति करनी चाहिए उसके बारे में डिटेल से बात की है। मेरी सलाह है कि जो एवरीडे एक्टिविटीज़ वाली जो मेरी वीडियोज़ है वो आप ज़रूर देखें। पंचांग का तीसरा जो अंग है वो है नक्षत्र, और उसके लिए वेदांग ज्योतिष में ये कहा गया है कि जिसका कभी नाश नहीं होता उसको नक्षत्र कहते हैं। न शरति इति नक्षत्रः। अब ऐसा मान के चलिए कि जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर जो डिस्टेंस मेजर करने का काम करते हैं वह किलोमीटर या माइल्स में करते हैं, वैसे ही आकाश में ग्रहों का डिस्टेंस मापने का काम नक्षत्र करते हैं। इतना ही नहीं, ये नक्षत्र 27 तरह के होते हैं और कौन से नक्षत्र में क्या काम करना चाहिए उसके लिए वेदांग ज्योतिष में बहुत ही विशद चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, ये कहा गया है कि अगर नक्षत्र का ज्ञान हम अच्छी तरह से प्राप्त करें और उसके अनुसार कर्म करें तो हम किसी भी तरह के पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप रुक ज्योतिष का सूत्र देखें, नक्षत्रात् हरते पापम। इतना ही नहीं, जो हमारे भारतीय ज्योतिष के आधार पर जो भारतीय मास के नाम दिए गए, मंथ के नाम दिए गए, वह भी नक्षत्र के आधार पर ही दिए गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है उसके आधार पर उस मंथ का नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, हमारी जो राशि है उनका नामकरण भी नक्षत्र के आधार पर ही किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और जब 9 चरण मिलते हैं तब एक राशि होती है। एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। सो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, उसके बाद है भरणी, उसके 4 चरण, और उसके बाद का जो नक्षत्र है वो है कृतिका। सो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण, 4 + 4 = 8 प्लस 1 नक्षत्र कृतिका का नक्षत्र = 9 चरण मिला के मेष राशि होती है। ऐसे ही सभी राशियों का भी जन्म हुआ है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि वेदांग ज्योतिष में नक्षत्रों के ज्ञान के बिना किसी भी तरह का फल कथन नहीं किया जा सकता। नक्षत्र का ज्ञान अनिवार्य है। पंचांग का जो चौथा अंग है उसका नाम है योग। अब योग का नॉर्मल मीनिंग है यूनियन, और इसीलिए सूर्य और चंद्र की गति को मिला के योग बनते हैं। जैसे नक्षत्र है 27, वैसे ही 27 योग है। अब योग के लिए वेदांग ज्योतिष में एक अन्य सूत्र भी दिया गया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये है योग संदर्शयति अवसरः। योग अवसर दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी विद्वान ज्योतिषी के पास जाएंगे और आप पूछेंगे कि मुझे अच्छी धन प्राप्ति का योग कब है, मेरा शादी का योग कब है, मेरी जॉब चेंज होने का योग कब है,
ये अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, उसका योग कब है। दैट मीन्स आप क्या पूछ रहे हो, आप यही पूछ रहे हो कि मेरी शादी होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो अपॉर्चुनिटी है वो कब है, मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ उसकी अपॉर्चुनिटी मुझे कब मिलेगी। दैट मीन्स योग अवसर दिखाता है। इतना ही नहीं, अगर हम पतंजलि योग सूत्र देखें तो वहाँ पर यह भी कहा गया है कि योग के माध्यम से रोग हरण होता है, रोग मुक्ति होती है या रोग निवारण होता है। सो यहाँ पर रुक ज्योतिष में भी यही कहा गया है कि अगर आपको योग का ज्ञान प्राप्त हो जाए, दैट मीन्स कौन से योग में किस तरह की प्रवृत्ति आपको करनी चाहिए, तो उस ज्ञान के आधार पर आप रोग निवारण कर सकते हो। रुक ज्योतिष का सूत्र देखें, योगात रोग निवारणम। पंचांग का आखिरी और 5वां अंग है करण, और उसके लिए रुक ज्योतिष में एक सूत्र दिया गया है, करणात कार्य सिद्धि ही स्यात्, अर्थात करण से आपको कार्यों में सिद्धि मिलती है। अब गणित के सिद्धांत के आधार पर तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। उसका अर्थ ये हुआ कि जब सूर्य से चंद्र 6 डिग्री आगे जाएगा तब एक करण होगा। कुल मिला के 11 करण होते हैं। उसमें से प्रथम 7 चरण चर होते हैं और बाकी के 4 करण स्थिर होते हैं। दैट मीन्स 11 करण है, उसमें से पहले 7 करण चर है और बाकी के 4 करण जो है वह स्थिर है। सो चर करण में क्या करना चाहिए और स्थिर करण में क्या करना चाहिए, उसके लिए भी शास्त्रों में विशद से चर्चा की गई है, जो हम कभी और देखेंगे। सो कुल मिला के कॉस्मिक एनर्जी अभी या किसी भी टाइम पर कैसी चल रही है वह दिखाने का काम पंचांग करता है। और अगर हम हमारे एफर्ट्स को कॉस्मिक एनर्जी के पैटर्न के साथ सिंक कर दें तो हमें सुनिश्चित सफलता मिलती है। और इसीलिए रुक ज्योतिष में ये कहा गया है कि अगर आपके पास पंचांग का ज्ञान है तो आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके पापों का नाश होगा। इतना ही नहीं, पंचांग का ज्ञान आदमी को गंगा स्नान या तीर्थ यात्रा जितना शुभ फल देता है। रुक ज्योतिष के इस श्लोक के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। श्लोक देखें, जानाति काले पंचांगम तस्य पापम न विद्यते, पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत। शुभम भवतु। प्रणाम।